हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 117। इससे पहले इस कहानी के 116 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उसने किट्टू के पीछे खड़े नरेन को देखा तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। किट्टू भी थोड़ा सा आगे आती है, उसने भी संध्या और संजय दोनों के ही पैरों को छुआ और फिर संध्या ने भी अपने बहू के गालों पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर कहा कि बेटा, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बहू वेस्टर्न ड्रेस में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सच में किसी की भी नज़र ना लगे, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना आप सभी लोग देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। किट्टू भी हल्के से मुस्कुराकर संध्या की तरफ देखकर बोलती है कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी सास वेस्टर्न ड्रेस में और भी ज़्यादा यंग लगती है। संध्या ने भी हल्का सा चांटा किट्टू के गाल पर लगाया तो संजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि है ना किट्टू बेटा, तुम्हारी सास लग रही है ना सुंदर। तो किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोली कि पापा, आप भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। सच में पापा, आप दोनों साथ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बस किसी की भी नज़र ना लगे। संजय ने भी एक नज़र नरेन की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा प्यार से बोलता है कि तुम्हारे पापा से थोड़ा सा कम ही हैंडसम लग रहा हूँ मैं। किट्टू ने भी पलटकर अपने पापा की तरफ देखा तो नरेन वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अब तो किट्टू बिल्कुल भी रुद्र से बात नहीं कर सकती थी। तो वहीं रुद्र अभी भी गाड़ी के पास में ही खड़ा हुआ था। संजय भी अपने बेटे की हालत को बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। उसने भी एक साइड से संध्या को बहुत ही प्यार से गले लगाया और फिर सीधा अंदर की तरफ ले जाता हुआ बोलता है कि चलिए मिस्टर पुरोहित, बच्चों के बीच में हमारा क्या ही काम है। हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें तो पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। नरेन भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन संजय के कहने पर वो भी पार्टी के अंदर चला जाता है। उनके जाते ही किट्टू का इंतजार भी खत्म हो गया था। किट्टू भी बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कब उसके देवर और जेठ अंदर जाएंगे और फिर आखिरकार एक एक करके सब लोग अंदर चले गए थे। उन सब के जाते ही किट्टू के पैर में तो एकदम से पहिए लग गए थे। वो भी जल्दी से भागते हुए गई और रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने भी किट्टू को कसकर अपने गले लगा लिया था। उसने भी अपनी आंखें बंद की और फिर बोला कि सच में किट्टू, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा। किट्टू की आंखें भी एकदम से बंद हो गई थी। वो हल्की आवाज़ में बोलती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है सर, सब कुछ आपकी वजह से। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन सच में आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे खुद पर अब थोड़ा थोड़ा सा घमंड होने लगा है। मुझे घमंड है कि आप मेरे हस्बैंड हो, आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। रुद्र के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू थोड़ा सा दूर हुई और फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो जब रुद्र से मिलती थी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। रुद्र ने भी अपनी नाक किट्टू के नाक से रगड़ते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि देखो, ऐसे देखोगी तो फिर मैं तुम्हें लेकर अभी के अभी घर चला जाऊंगा, साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। वैसे भी पार्टी में क्या ही रखा है यहाँ पर। किट्टू के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और थोड़ी थोड़ी सी शरारत भी। उसने भी रुद्र के सीने पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा कि अरे, कैसी बात करते हैं आप, पहले तो गुस्से वाली बातें किया करते थे और अब तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो गए हैं। किट्टू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो भी रुद्र की बात से पूरी तरह से एग्री हो। सच में रुद्र थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था अब पहले की तरह। तो रुद्र ने भी अब अपनी पकड़ थोड़ी सी और कसी और फिर प्यार से बोलता है कि चलो ना, चलते हैं यहाँ से, क्या ही करेंगे सबके बीच में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक बार मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए ना, फिर जहाँ पर भी कहेंगे आप, मैं आपके साथ वहाँ पर चलूँगी, जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। लेकिन अभी के लिए मुझे अपने मम्मी पापा के बीच में सारी चीज़ें पहले जैसी करनी है। रुद्र ने एक बार फिर से अपने मन में एकदम से खुद को समझा लिया और फिर किट्टू को लेकर सीधा पार्टी में जाने लगा। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है तो किट्टू ने भी पीछे पलट कर देखा तो उस गाड़ी में शोभित और अजीत दोनों ही बाहर निकल रहे थे। शोभित के हाथ में अभी एक बड़ा सा पार्सल था। किट्टू बहुत ही प्यार से बोलती है कि शोभित भैया, नव्या के लिए गिफ्ट लेकर आए हो क्या। शोभित बोलता है कि नहीं, ये गिफ्ट तो मुझे निहाल ने मंगवाया था,
इसीलिए लेकर आया हूँ। सब लोग पार्टी में मौजूद थे। नव्या ने भी आज ब्लैक कलर की एंकल लेंथ ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि उसकी ड्रेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। अवनी ने भी खासकर उसके लिए ये ड्रेस मंगवाई थी। तो सभी लोग नव्या के केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे और नव्या भी इंतज़ार कर रही थी निहाल का कि कब निहाल उसके सामने आएगा और फिर वो केक को कट करेगी, जो उसे पार्टी में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी बोलती है कि नव्या, क्या सोच रही हो तुम? केक कटो ना, देखो ना सब लोग आ गए हैं। नव्या ने एक बार फिर से निहाल को चारों तरफ नजरें घुमाते हुए ढूंढा, लेकिन उसे निहाल कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है और बिना निहाल के उसका मन बिल्कुल भी केक काटने का नहीं हो रहा था। लेकिन वो शर्म के मारे कह भी नहीं पा रही थी कि वो इतनी देर से निहाल का ही इंतजार कर रही है। उसने एक नज़र नील की तरफ देखा तो नील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि निहाल को आ जाने दो अवनी, उसके बाद आराम से केक को कट कर लेंगे, ओके? वरना निहाल भी बहुत ज़्यादा मुंह बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा सब पर। नव्या की आंखों में तो हल्की सी शर्म आ गई थी, तो वहाँ पर खड़े लोग सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी निहाल भी भागता हुआ पार्टी के अंदर आ जाता है। उसने सबको देखा और कहा कि क्या हुआ है, अभी तक केक कट नहीं हुआ है क्या? सबने निहाल की तरफ हैरानी से देखा तो निहाल को भी कुछ समझ नहीं आया कि सब उसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हैं। उसने भी नव्या की तरफ देखा और कहा कि मुझे लगा कि तुमने केक को कट कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप जल्दी से केक को कट कर लो। सच में निहाल कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा सीधा था। उसे तो समझ ही नहीं आता था कि कुछ चीज़ें स्पेशल भी की जाती हैं। नव्या ने भी केक को कट कर दिया और फिर सबने क्लैपिंग की। नव्या ने केक सुरेश जी को खिलाया और फिर सीमा जी को खिलाया और फिर अवनी को खिलाया। एक एक करके उसने सबको केक खिला दिया था और आखिर में वो निहाल के पास केक खिलाने के लिए गई तो उसने भी बहुत ही प्यार से ट्रे में से केक उठाया और फिर निहाल की तरफ प्यार से बढ़ाया। उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी क्योंकि निहाल तो पहले से ही केक खा रहा था। नव्या का मन तो अभी ऐसा हुआ था कि निहाल का सिर अभी के अभी ही फोड़ दे। तो वहीं निहाल भी केक खाता हुआ बोलता है कि नव्या, कहाँ से ऑर्डर किया है तुमने ये केक? सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नव्या का जन्मदिन था, इसीलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर गई थी और उसने किसी से भी कोई भी बात नहीं करी थी और फिर वो धीरे से बोलती है कि हाँ, मैंने ऑर्डर नहीं किया है इस केक को, पापा ने मंगवाया है। तो निहाल ने भी सुरेश जी की तरफ देखकर कहा कि अंकल जी, बहुत ही टेस्टी केक मंगवाया है आपने, सच में मज़ा आ गया। इतना कहकर उसने भी नव्या के हाथों में पड़ा हुआ केक का टुकड़ा उठाया और फिर उसे भी खाने लगता है। नव्या ने भी निहाल की मासूमियत को देखकर पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया। तो वहीं शुभ और किट्टू भी एक दूसरे के पास खड़े होकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। तो शुभ बोलता है कि भाभी, रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए, बस थोड़ा सा धमाका ना हो जाए, तो बस उसी चीज़ का डर लग रहा है। किट्टू बोलती है कि अरे, मुझे आपकी आइडिया से बहुत ज़्यादा डर लगता है भैया, बहुत ही ज़्यादा डर। ये देखो ना, मेरे हाथ तो अभी से ही कांप रहे हैं। शुभ बोलता है कि अरे देखो भाभी, एक दो धमाका तो होगा ही ना, तभी तो बात बनेगी। समझ रही हो ना आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ? किट्टू बोलती है कि आप मेरे घर पर रहने के लिए कब आएंगे? शुभ बोलता है कि अरे आऊँगा ना, जल्द ही आ जाऊँगा, पहले ये धमाका तो कर लो। मुझे ना आपके पापा से डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, जितना कि मुझे अपने पापा से डर लगता है। वैसे भी मेरी स्कूटी का चालान कट गया है और पापा को अगर पता चल गया ना, तो फिर सच में मुझे घर से निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे यार। तब तो आप मुझे बचा लोगी ना? तभी उनके पास निहाल आता है, जिसने अभी नव्या का हाथ पकड़ा हुआ था। वो बोलता है कि यार, तूने तो कहा था ना कि डांस का प्रोग्राम भी होगा यहाँ पर, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? शुभ ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि होगा, जरूर होगा, थोड़ा सा सब्र तो कर ले। इतना कहकर उसने भी डीजे वाले की तरफ देखा और फिर गाने को प्ले करने का इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर गाना प्ले होने लगता है तो निहाल ने भी नव्या की तरफ देखा और फिर उसे डांस के लिए पूछा। नव्या ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नव्या और निहाल दोनों ही कपल डांस कर रहे थे। अवनी भी नील के पास गई और फिर उसने भी डांस करने के लिए उससे पूछा। तो नील तो कब से बेचैन था अवनी के साथ डांस करने के लिए। वो भी झट से ही डांस करने के लिए मान जाता है और दोनों ही साथ में डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे सारे कपल डांस करने लगते हैं, लेकिन शोभित ये सब कुछ देख रहा था। उसे इस वक्त शिखा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्ली भी हो गई थी कि अब उसकी शिखा उससे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। बस उसे किसी ऐसी लड़की के दिल की मुराद को पूरी करना पड़ेगा जो बिल्कुल अकेली हो, जिसके पास कोई भी सहारा ना हो। तो वहीं अजीत भी सोफे पर बैठा हुआ था, उसका मन तो बिल्कुल भी पार्टी में नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। तो वहाँ पर वो कुछ देर बैठता है और फिर खड़ा होकर सीधा
सीधा गार्डन की तरफ जाने ही वाला था कि तभी शुभ ने उसकी बाजू को पकड़कर कहा कि अरे अंकल, कहाँ जा रहे हो आप? अजीत भी शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही थी, बस बाहर की तरफ जा रहा हूँ ठंडी हवा लेने के लिए। तो शुभ बोलता है कि अरे अंकल, ऐसे कैसे, चलिए ना आपके लिए डांस पार्टनर का इंतजाम करते हैं। अजीत तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देख रहा था और तभी शुभ ने भी निहाल की तरफ देखकर उसे इशारा किया तो निहाल भी ना में अपनी गर्दन हिला देता है। शुभ ने उसे आंखें दिखाई तो निहाल ने भी नव्या की तरफ देखकर कहा कि मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो भी सीधा अजीत के पास गया और फिर अजीत का हाथ पकड़कर बोलता है कि चलिए अंकल, आप मेरे साथ डांस कर लीजिए। जिनके पार्टनर नहीं होते हैं वो क्या जीना छोड़ देते हैं या फिर वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं? चलिए हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। इतना कहकर वो अजीत के साथ ज़बरदस्ती डांस करने के लिए उन्हें डांस फ्लोर पर ले आता है और डांस करने लगता है। तो निहाल भी अजीत के साथ अभी डांस कर रहा था। ये देखकर तो सबको बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो वहीं शुभ भी सीधा सौम्या के पास गया और फिर सौम्या जो कि नरेन के पास में ही बैठी हुई थी, उसका भी नरेन के साथ डांस करने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था, लेकिन नरेन ने उसके मन की बात बिल्कुल भी नहीं समझी थी, बल्कि वो तो कंटिन्यू अपने फ़ोन में ही बिजी था। वो अपने फ़ोन को बार बार स्क्रॉल करके कुछ देख रहा था। वो तो देख भी नहीं रहा था कि पार्टी में कौन डांस कर रहा है और कौन नहीं। शुभ ने भी सौम्या की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा कि चलिए ना आंटी, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, आपके साथ डांस कर लेता हूँ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डांस करने का मन हो रहा है। सौम्या ने भी एक नज़र नरेन की तरफ देखा तो नरेन ने भी हल्के से गुस्से में शुभ की तरफ घूरकर देखा, लेकिन वो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करना चाहता था कुछ भी। उसने भी हल्की सी पलकें झुका ली, जैसे सौम्या को उसके साथ डांस करने के लिए परमिशन दे रहा हो। तो शुभ भी अब सौम्या के साथ डांस करने लगता है। कुछ देर डांस करने के बाद अचानक से ही पार्टनर बदलते हैं और फिर सौम्या जो घूमकर अजीत के पास से चली जाती है और शुभ जो कि निहाल के पास चला जाता है। सौम्या अजीत को जानती तो थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी कि उसके साथ वो डांस कर लेती, वो भी कपल डांस। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और अजीत को तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि अजीत ने आज से पहले कभी भी किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसे कपल डांस नहीं किया था सिवाय अपनी पत्नी की, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा सा वो दोनों ही डांस करने लगते हैं। सौम्या ने नज़र उठाकर अजीत की तरफ एक बार भी नहीं देखा था और अजीत के अंदर तो सौम्या को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो तो बस कब से यही दुआ कर रहा था कि कब पार्टनर चेंज हो। वैसे भी सौम्या आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से अजीत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था खुद में ही। अगर यहाँ पर गलती से गीतांजलि होती तो बिल्कुल बात अलग थी, वो तो शायद अजीत के दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून देती। तो वहीं शुभ और निहाल तो डांस कर रहे थे आपस में ही। निहाल बोलता है कि आग लगा दी है यार, बस फूटने ही वाला है। इतना कहकर उसने नरेन की तरफ देखा तो नरेन भी अपने काम में ही लगा हुआ था। निहाल बोलता है कि भाई, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि अगर यहाँ पर चिल्लाए ना तो फिर पापा हम पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाएंगे, और पापा यहाँ पर हम पर चिल्लाएंगे ना तो फिर हमारी तो पार्टी में सबके सामने बेइज्जती ही हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब हम पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे और बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाएंगे। यार मैं नहीं जा रहा हूँ पापा के पास बिल्कुल भी। शुभ बोलता है कि यार तू ना कुछ ज़्यादा ही सोचता है, अभी बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। हमारे घर में कोई इज्जत है क्या? हमारी कोई बेइज्जती होगी? कोई सिंगल पर्सन हमारी इज्जत करता है तो बता तू मुझे। कोई भी नहीं करता है, समझा तू? जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी माँ कहती है ना कि नेक नियत से किया गया काम काम नहीं होता है, पुण्य होता है पुण्य। तो हम तो पुण्य कर रहे हैं ना, तो फिर हम पुण्य कमा रहे हैं, बस तू इतना सोच। निहाल बोलता है कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि पुण्य के साथ साथ 2-4 जूते भी कमाएंगे हम लोग। तो वहीं नरेन ने भी फोन से नजर हटाकर सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अजीत और सौम्या दोनों ही साथ में डांस करता हुआ देखकर तो अब नरेन की सांस एकदम से रुक गई थी और आंखें हैरानी से फैल गई थी। इसीलिए वहां पर माँ बेटी को अकेले नहीं भेज रहा था वो। और उसने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू तो बहुत ही प्यार से रुद्र के साथ मुस्कुराते हुए डांस कर रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट थी, वो भी उसके साथ मुस्कुराते हुए डांस कर रहा था। रुद्र को मुस्कुराते हुए देखकर तो नरेन का खून एकदम से जल गया था। उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। नरेन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सौम्या को किसी और के साथ देखकर तो उसे और भी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। तो वो भी एकदम से अपनी चेयर से उठा और सीधा सौम्या की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी टक्कर एकदम से दिशा से हो गई थी। नरेन ने भी दिशा की तरफ देखा तो एकदम से देखता ही रह गया। उसके चेहरे के रंग तो एकदम से उड़ गए थे। उसके दिल की धड़कनें तो पहले से ही सौम्या और अजीत के साथ देखकर एकदम से बढ़ी हुई थी और अब दिशा को देखकर वो धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी घबराहट और पसीना जैसा आने लगा था। तो वहीं दिशा ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी अंकल, गलती से टक्कर आ गई मैं आपसे, वो मैं बस पानी पीने के लिए जा रही थी, सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे। इतना कहकर दिशा वहाँ से चली गई तो नरेन ने हल्का सा पलट कर दिशा की तरफ देखा और फिर उसके जहन में तो कुछ पुरानी यादें एकदम से घूमने लगी थी। नरेन एकदम से खड़े हो गया और फिर जैसे उसे सांस न आ रही हो। तो वहीं दिशा भी पार्टी से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ी हो गई थी, एकदम से अकेली, जो सिर्फ सभी लोगों की तरफ देख रही थी। हालांकि उसे प्रताप हाउस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहती थी, मगर फिर भी उसका वहाँ पर कोई भी अपना नहीं था। नरेन दिशा की तरफ ही देखता रहता है। कुछ देर उसे देखने के बाद नरेन ने अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को जल्दी जल्दी से मैसेज कर दिया और तभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगती हैं। नरेन ने भी नज़र उठाकर देखा तो डांस बंद हो गया था और फिर तभी शुभ बोलता है कि कुछ भी कहो, सबसे अच्छा डांस तो सौम्या आंटी और अजीत अंकल कर रहे थे। मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था उन दोनों का डांस। लग ही नहीं रहा था कि दोनों कपल नहीं, ऐसा लग रहा था कि सच में वो दोनों ही कपल हैं। नरेन भी काफी ज्यादा गुस्से से शुभ की तरफ घूर रहा था तो वहीं शुभ ने भी अपने दांत को दिखाते हुए कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ अंकल, लेकिन सच में अजीत अंकल बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छा। और सौम्या आंटी को देखो ना, वेस्टर्न ड्रेस में क्या ही लग रही थी, एकदम से कह ढा रही थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। कोई कहेगा इन्हें कि इनकी एक जवान बेटी है और ये एक जवान बेटी की माँ है। सौम्या भी हल्के से गुस्से में शुभ की तरफ घूरकर देखती है तो वहीं नरेन की आंखों में तो एकदम से खून उतर आया था। वो थोड़ा सा सौम्या के पास गया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ा सा धीरे से गुस्से में बोलता है कि इसीलिए अकेले आना चाहती थी ना तुम, ताकि तुम अजीत के साथ डांस कर सको, यहाँ पर अपने मन की कर सको, इसीलिए ही तुम ये वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आई हो ना। सौम्या बहुत ही हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी, वो भी धीरे से लेकिन गुस्से में बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलते हो आप। जब नहीं थे ना तब मैं किसी के करीब नहीं गई, तो फिर जब आप मेरे सामने हैं सही सलामत खड़े हैं तो फिर मैं किसी और के करीब क्यों जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो मैं अजीत जी के साथ डांस करूंगी और उनके साथ कुछ सोचूंगी। बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए, आप जवान बेटी है मेरी। नरेन गुस्से से बोलता है कि तुम माँ बेटी को तो मैं घर पर देखता हूँ, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है तुम्हें, पति सामने बैठा है और तुम अजीत के साथ बाहों में बाहें डालकर मजे से डांस कर रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म ही नहीं आती है। सौम्या की आंखें तो हल्की सी नम हो गई थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान का इंतजार वो पिछले 18 साल से कर रही थी वो इंसान उसके लिए ऐसी बातें सोचता है। नरेन भी काफी ज्यादा गुस्से से सौम्या की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में देखकर थोड़ा सा गुस्से से फिर से बोलता है। तभी अवनी ने शुभ की तरफ देखकर कहा कि मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। शुभ बोलता है कि लेकिन मेरे मम्मी पापा से ज्यादा अच्छा डांस कोई भी नहीं करता है। अवनी भी शुभ की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ बोलती है कि अच्छा जी, तो फिर तो ठीक है, सीनियर कपल का कंपटीशन हो जाए, फिर देखते हैं कौन अच्छा डांस करता है। शुभ बोलता है कि बिल्कुल। शुभ ने इतना ही कहा था कि तभी संजय ने शुभ की तरफ घूरकर देखा और बोला कि सबसे पहले तो तू पीटेगा मेरे हाथों से और फिर तेरे ये भाई पीटेंगे, समझा तू, तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त नहीं कि तुम अपनी ही भाभी के साथ मिलकर ऐसे बेट लगा रहे हो, वो भी मेरे और अपनी माँ के लिए, समझा तू। शुभ ने भी बच्चा सा मुंह बनाकर कहा कि मतलब आप चाहते हो कि मेरी भाभी से हार हो जाए और फिर मैं भाभी के सामने बेइज्जत हो जाऊं, आप चाहते हो ना कि भाभी सारी जिंदगी मेरा मजाक ऐसे ही बनाती रहे। अवनी भी संजय की तरफ देखकर बोलती है कि पापा प्लीज एक दिन के लिए भूल जाइए ना कि आप हमारे पापा हो, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा आपसे ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। तो संजय बोलता है कि हाँ हाँ बेटा, मैंने मान लिया है कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे और संध्या से ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। अवनी का भी हल्का सा मुंह बन गया था तो वहीं वो भी शुभ की तरफ गुस्से से घूर रही थी, तो शुभ ने भी अब अवनी की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, अब पापा बिना लड़े ही हार गए हैं तो फिर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं भी समझ लूंगा कि सच में मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छा डांस नहीं करते हैं, मेरे पापा को मेरी इज्जत की थोड़ी ना पड़ी है जो वो डांस करेंगे। संजय बोलता है कि तेरे पास इज्जत भी है क्या। शुभ सबसे पहले हल्का सा पीछे पलट कर देखता है कि कहीं दिशा तो ये सारी बातें नहीं सुन रही थी, तो वो भी बोलता है कि पापा कुछ तो सोच कर बोला करिए कि कोई सुन लेगा तो फिर मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। संजय बोलता है कि क्या सोच कर बोलूँ मैं, बता मुझे, मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, समझा तू। संजय ने इतना ही कहा था कि तभी नील बोलता है कि पापा प्लीज मेरे लिए। इस बार संध्या को भी बहाना मिल गया था, उसने भी संजय की बाजू पर हल्का सा रब करते हुए कहा कि
क्या हुआ है संजय आपको? आप डांस नहीं करेंगे क्या? ये तो गलत बात है ना, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मुझे तो आपने वेस्टर्न ड्रेस पहना दी, ये कहकर कि रुद्र की बात मान लो, वो कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगता है, इतने प्यार से बोल रहा है। अब आप भी शुभ और नील की बात मानो ना प्लीज़। आखिरकार डिसाइड हो गया था कि सीनियर कपल के बीच में कंपटीशन होगा। संजय और संध्या दोनों ही एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा कहने पर सीमा और सुरेश जी भी आ गए थे, लेकिन नरेन और सौम्या दोनों ही थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए थे। दोनों का ही मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। संजय बोलता है कि अरे मिस्टर पुरोहित, आप भी आ जाइए ना, सभी लोग जब कपल डांस कर रहे हैं तो आप भी आ जाइए कपल डांस के लिए। नरेन ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो शुभ बोलता है कि पापा रहने दीजिए ना, उनके बस की बात नहीं है, उनसे नहीं होगा, वो बस आंखें दिखाना ही जानते हैं सबको। नरेन को लग गई थी ये बात, वो भी एकदम से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे कॉम्पिटिशन में जीत गया तो फिर क्या होगा? शुभ इस बार थोड़ा सा अकड़ कर बोलता है कि तो जो आप कहेंगे मैं वो सारी बातें करूंगा आपकी, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर जो मैं कहूँगा आप वो करेंगे। तो संजय भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि शुभ तमीज से बात करो, तुम अंकल हैं वो तुम्हारे, समझे तुम। शुभ ने भी अपने पापा की तरफ देखा और फिर उनका बोलना पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर नरेन की आंखों में देखकर जैसे कहना चाहता हो कि बेट लगाएंगे आप। नरेन ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नरेन ने भी सौम्या की बाजू पकड़ी तो सौम्या धीरे से बोलती है कि मुझे नहीं करना है आपके साथ डांस, छोड़िए मुझे, मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ। तो नरेन बोलता है कि अच्छा, अजीत के साथ डांस करना है तुम्हें, उसके साथ तुम्हारा कंपटीशन करवा दूं क्या? सौम्या की आंखों में तो एकदम से पानी आ गया था और फिर नरेन, जो कि सौम्या की आंखों का पानी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, वो उसे लेकर सबके सामने आ गया था और फिर थोड़ी ही देर में तीनों ही कपल डांस करने लगे थे। तीनों ही इस वक्त साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अवनी ने भी नील की बाजू कसकर पकड़ ली थी और वो बहुत ही प्यार से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहें। तो नील ने भी गर्दन घुमाकर अवनी की तरफ देखा तो अवनी बोलती है कि मतलब मेरे दोनों मम्मी पापा हमेशा ही साथ में खुश रहे। नील के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं रुद्र ने भी किट्टू को पीछे से अपने गले लगाया हुआ था। किट्टू भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि उसके मम्मी पापा इस वक्त गुस्से में डांस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने भी शुभ की तरफ देखा जैसे उसे मन ही मन थैंक यू बोल रही हो। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी जैसे उसने भी किट्टू का थैंक्स एक्सेप्ट कर लिया हो। शुभ एक बार फिर से दिशा को ढूंढने लगता है। दिशा पार्टी में थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई थी। शुभ खुद से ही बोलता है कि यार दिशा, आज तो मुझे तुम्हारे साथ भी डांस करना है, लेकिन एक बार ये हंगामा हो जाने दो, फिर पकड़ लाऊंगा तुम्हें और फिर आराम से तुम्हारे साथ में डांस करूंगा। तो वहीं सौम्या से भी डांस नहीं हो रहा था नरेन के साथ। नरेन फिर से गुस्से से बोलता है कि अगर मैं शुभ से हार गया ना तो फिर तो माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। सौम्या डांस करते हुए ही धीरे से बोलती है कि नरेन, आप बदल गए हैं पूरी तरह से, ऐसे नहीं थे आप पहले, क्या हो गया है आपको, पूरी तरह से क्यों बदल गए हैं आप हमेशा गुस्से में ही क्यों रहते हैं? नरेन बोलता है कि तुम अजीत के साथ डांस क्यों कर रही थी? सौम्या की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो बोलती है कि खुशी से नहीं कर रही थी मैं उनके साथ डांस, डांस पार्टनर बदल गए थे इसीलिए कर रही थी। नरेन ने दांत पीसते हुए कहा कि बहुत हो गया है सौम्या, पागल नहीं हूँ मैं, समझी, सब कुछ दिखाई देता है मुझे, मेरे साथ नहीं रहना है तो फिर बता दो मुझे, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। बहुत इज्जत है मेरी, लेकिन तुम तो पूरी तरह से मेरी इज्जत को खराब करने पर तुली हुई हो। नरेन ने इतना ही कहा था कि तभी सौम्या को एकदम से गुस्सा आ जाता है। उसने भी नरेन के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि बस बहुत हो गया है मिस्टर पुरोहित, आपने मुझे बहुत कुछ सुना दिया है, मैं जितना सुनती हूँ ना आप उतना ही ज़्यादा मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, समझे आप। नरेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सौम्या की तरफ ही देख रहा था और फिर सौम्या, जो कि नरेन को गुस्से से घूर रही थी, म्यूजिक भी एकदम से रुक चुका था। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हैरानी से सौम्या और नरेन की तरफ ही देख रहे थे। सौम्या इस वक्त गुस्से में बोलती है कि क्या कहा है आपने कि मेरे साथ नहीं रहना है तो फिर बता दो। तो ठीक है, बता देती हूँ मैं आपको, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है मुझे आपके साथ। अब अगर मुझे पता होता कि मैं 18 साल से ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही हूँ जो वापस आते ही मुझे ऐसे ताने मारेगा, मुझे मेरे कैरेक्टर पर शक करेगा और मुझे हर वक्त बातें सुनाएगा, मुझ पर हमेशा गुस्सा करेगा, तो यकीन मानो मैं सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करती, लेकिन मैं तो आपकी याद में पूरी तरह से पागल हो गई थी। मैं आपका इंतज़ार कभी नहीं करती, आपको थोड़ी भी मेरी फिक्र नहीं होती है। थोड़ा सा अजीत जी के साथ डांस क्या कर लिया मैंने, आपने तो मेरे कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। आप 18 साल से मुंबई में न जाने किस किस हीरोइन के साथ रंगललियाँ मना रहे थे, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने तो कभी भी आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया ना कि आप इतने साल कैसे और किसके साथ
साथ रहे हैं। नरेन ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि सबके सामने ड्रामा कर रही हो तुम। अगर मैं रंगललियां मनाता ना तो फिर लौटकर तुम्हारे पास कभी भी नहीं आता। और हाँ, एक और बात, तुम गई थी मुझे डाइवोर्स देकर, मैं नहीं किया था। तुम गई थी किट्टू को मेरे पास से लेकर, समझी तुम। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करी थी, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए वेट भी किया था, लेकिन तुम ही अपने भाई की बातों में आकर मुझे छोड़कर चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। सौम्या को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि शर्म आनी चाहिए नरेन, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, उसके बाद भी आप मुझ पर ऐसे शक कर रहे हो। यही प्रॉब्लम है ना आपकी कि मेरे पास आ गए हो आप, और फिर आपकी शादी रवीना कपूर से नहीं हुई है तो ठीक है, मैं ही आपको अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करती हूँ, मैं ही आपकी ज़िंदगी से चली जाती हूँ। जो जी आए वो कर लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर सौम्या भी पलट कर वहाँ से जाने लगी तो अजीत भी उसके सामने आ गया और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि सौम्या जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पहले पता होता कि आपके साथ थोड़ा सा डांस करने की वजह से आपके हंसते खेलते घर में आग लग जाएगी तो शायद मैं कभी भी आपके साथ डांस नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ही आप दोनों की लड़ाई हो गई है। मैं तो आपके साथ डांस करके कंफर्ट भी फील नहीं कर रहा था। सौम्या बोलती है कि अजीत जी आप नहीं समझेंगे इस बात को। नरेन को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरी खुशियों से है उन्हें। प्रॉब्लम ये है कि मैं खुश कैसे रह लेती हूँ उनके बिना। अगर मैं पिछले 18 साल से पागल बनी हुई थी ना तो फिर पागल ही क्यों नहीं बनी रही, ठीक क्यों हो गई हूँ मैं पहले जैसी क्यों हो गई हूँ, क्यों मैं इस इंसान का इंतज़ार कर रही थी। अजीत के बीच में बोलने से नरेन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा अजीत जी के पास गया और फिर उसने भी अजीत की बाजू पकड़कर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अजीत ने भी उसका हाथ वहीं हवा में ही पकड़ लिया और फिर नरेन की आंखों में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से और चिल्लाकर बोलता है कि मैं सौम्या जी की इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। मैं चुपचाप से मार खा लूँगा। अगर सौम्या जी मुझे मारेंगी तो मेरे और सौम्या जी के बीच में कुछ भी नहीं है, समझिए आप। मुश्किल से 30 सेकंड हमने साथ में डांस किया है और अगर आपको अपनी बीवी की इतनी ही परवाह है तो फिर आप खुद ही अपनी बीवी के साथ डांस कर लेते ना। लेकिन सही कहा है सौम्या जी ने, आपको अपनी बीवी की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब जब उन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ डांस कर लिया है तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर। इतना कहकर अजीत ने भी नरेन का हाथ जोर से झटक दिया और तभी बीच में संजय आता हुआ बोलता है कि मिस्टर पुरोहित, ये आप क्या कह रहे हैं। अगर सौम्या जी और आपके बीच में कुछ भी गलत फहमियाँ है ना तो भी आपको बैठकर उन्हें सुलझा लेना चाहिए। और सही तो कह रहा है अजीत। अजीत ने तो बस मुश्किल से 30 सेकंड ही सौम्या जी के साथ डांस किया होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना उन दोनों के बीच में। आपको अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए और आप अपना गुस्सा अजीत जी पर बिना मतलब में ही निकाल रहे। नरेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या ने भी संजय की तरफ देखकर कहा कि रहने दीजिए भाई साहब आप, मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि मैंने ऐसे इंसान के लिए 18 साल खराब किए हैं अपने। इनके लिए मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी। अब तो मुझे खुद में ही शर्म और गुस्सा दोनों ही आता है अपने ऊपर। इतना कहकर सौम्या भी गुस्से से वहां से जाने लगती है तो नरेन भी उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोलता है कि सौम्या, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे 18 साल खराब हुए हैं तो फिर मैं भी कोई 18 साल तक खुश नहीं रहा हूँ तुम्हारे बिना। जैसी तुम पागल रही हो ना वैसे ही मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ तुम्हारे लिए। किट्टू अपने मम्मी पापा को ऐसे लड़ता हुआ देखकर थोड़ा सा दुखी हो गई थी और उसकी आंखों से एकदम से आंसू टपकने ही वाला था कि तब शुभ उसके पास आया और बोलता है कि भाभी, मैंने कहा था ना कि धमाका तो होगा ही। जब तक वो लोग अपने दिल की बात खुलकर एक दूसरे से नहीं बोलेंगे तब तक एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ही अपनी अलग अलग बातें चल रही हैं और इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ये सुनते ही रुद्र ने भी शुभ के सिर पर अपना एक हाथ मारा और बोला कि अगर उनके बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना तो फिर तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ गया ना तू। तेरी ही वजह से मेरी किट्टू इतना ज़्यादा रो रही है, समझा तू। मैं उसे रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। इतना कहकर उसने भी एक साइड से किट्टू को बहुत ही प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर उसके आंसुओं को साफ करने लगा। तो वहीं शुभ भी अपने सिर पर हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि यार भैया ये बिल्कुल सही है, एक तो हेल्प करो और फिर ऊपर से पिटो भी आपके हाथों से। इधर दूसरी तरफ सौम्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से सड़क तक आ गई थी तो वो अभी किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वहाँ का एरिया थोड़ा सा सुनसान था, वहाँ पर ऑटो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो वहीं नरेन भी सौम्या के पीछे पीछे भागता हुआ सड़क तक आ गया था। उसने भी सौम्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बोलता है कि अब यहाँ पर ड्रामा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें सौम्या, घर चलना है ना तो चलो चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें घर। इतना कहकर वो सौम्या को खींचता हुआ सीधा अपनी गाड़ी तक लेकर जाने लगता है तो सौम्या भी नरेन के हाथ पर जोर से मारते हुए बोलती है कि नहीं,
मुझे नहीं जाना है आपके साथ और ना ही मुझे अब आपके साथ कहीं पर भी रहना है, समझे आप? मुझे बख्श दो, छोड़ दो मुझे। मुझे आपकी ज़िंदगी में अब नहीं रहना है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ अब। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मेरे और आपके बीच में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे पता है अब आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। लेकिन नरेन ने भी सौम्या की एक भी बात नहीं सुनी और फिर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ अपनी गाड़ी तक लेकर आ जाता है। उसने भी सौम्या को गाड़ी में बैठाया और फिर खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गियर को चेंज करता हुआ बोलता है कि बाकी की लड़ाई घर पर कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं करना है अब मुझे। अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो फिर मुझे भी तुमसे कोई खुशी नहीं मिलती है। मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। इतना कहकर उसने भी गाड़ी को घुमा लिया। तो वहीं पर पार्टी में संजय ने भी सुरेश जी की तरफ देखकर कहा कि अब हमें भी चलना चाहिए, बाकी बच्चे बाद में आ जाएंगे। इतना कहकर उसने भी अपने चारों ही बच्चों की तरफ देखा और फिर बोला कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम लोग चारों ने ही अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर संजय संध्या और अजीत के साथ वहां से चला गया था। सुरेश जी और सीमा जी भी वहां से चले गए थे। अब बस प्रताप ब्रदर्स और उनके पार्टनर्स रह गए थे। शोभित भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन शुभ ने उसे जाने नहीं दिया था। उसे जबरदस्ती वहां पर पार्टी में ही रुकने के लिए बोल दिया था। अब उन सबके जाते ही शुभ ने भी डीजे वाले की तरफ देखा और फिर गाना प्ले करने का इशारा किया और फिर खुद ही अकेला नाचता हुआ बोलता है कि अरे यार, ये सब तो लाइफ में होता ही रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि लाइफ को एंजॉय करना ही बंद कर दे। चलो अब जल्दी से सब लोग डांस करो और खुल के पार्टी को एंजॉय करो। अब तो सीनियर डांस करके लड़ झगड़ कर यहाँ से चले ही गए हैं। अब हमारी बारी है एंजॉय करने की। चलो भाई, अपने अपने पोजीशन में आ जाओ सभी लोग। सबको शुभ की बात बिल्कुल सही भी लग रही थी। वैसे भी कोई भी नव्या के बर्थडे को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन किट्टू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी। वो तो अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश देखना चाहती थी, लेकिन उसने तो सबके सामने ही अपनी मम्मी पापा को ऐसे लड़ते हुए देख लिया था। रुद्र ने भी किट्टू की कमर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए डांस करते हुए बोलता है कि अरे इतना मत सोचो यार, अगर तुमने शुभ को जिम्मेदारी दी है ना मम्मी पापा में सब कुछ ठीक करने की, तो यकीन मानो शुभ अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित और शुभ भी साथ में ही डांस करने लगे थे। डांस करते हुए शुभ की नज़र अचानक से दिशा को ही ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार शुभ ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि तुम सब डांस करो, मैं दिशा को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो थोड़ा सा भटकता हुआ दिशा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दिशा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। आखिरकार वो दिशा को ढूंढता हुआ सीधा गार्डन में गया, जहाँ पर दिशा कुछ ढूंढ रही थी। शुभ दिशा के पास गया और फिर उसने हल्का सा हाथ दिशा की बाजू पर रखा, तो दिशा एकदम से डर गई थी और फिर वो पलट कर शुभ को देखकर बोलती है कि आपने तो मुझे पूरी तरह से डरा ही दिया। शुभ बोलता है कि अरे यार, तुम ढूंढ क्या रही हो यहाँ पर? दिशा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। वो बोलती है कि आंटी ने मुझे एक डायमंड का नेकलेस पहनने के लिए दिया था ना, वो यहाँ पर कहीं गिर गया है। तो शुभ ने भी दिशा की तरफ देखा तो उसके कानों में इयररिंग्स भी नहीं थे। वो बोलता है कि आई थिंक इयररिंग्स भी गिर गए हैं। दिशा ने अपनी मुट्ठी को खोलते हुए कहा कि नहीं, इयररिंग्स तो मैंने उतार कर रख लिए हैं, कहीं ये भी ना खो जाए, इसीलिए मैंने पहले से ही उतार लिया है। बस नेकलेस को ढूंढ रही हूँ, नहीं मिला तो फिर पता नहीं आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। इतना कहकर वो फिर से नेकलेस को हर जगह ढूंढने लगती है। तो शुभ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरानी से दिशा की तरफ देख रहा था। सभी लोग अंदर पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और दिशा जो बेचारी गार्डन में अकेले नेकलेस को ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आखिर दिशा को मिलेगा डायमंड का नेकलेस या फिर नहीं, और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है।